मान लीजिए मैंने रस्सी को पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द बांधा है और मुझे ज़मीन से 1 फीट ऊपर बांधना है, तो मुझे इसमें कितनी और एक्स्ट्रा रस्सी जोड़ने की ज़रूरत होगी। ये लाइन नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के बीच है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इक्वेटर है। और आज हम इस चीज़ का सच खोजने का ट्राई करेंगे। टूरिस्ट को दिखाया जाने वाला ये डेमो क्या एक स्कैम है। ये लोग एक बेसिन में पानी डालते हैं और दिखाते हैं कि इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में पानी काउंटर क्लॉकवाइज ड्रेन होता है और फिर कुछ फीट दूर इक्वेटर के साउथ वाले हिस्से में पानी उल्टी तरफ घूमते हुए खाली होता है। और शायद आपने ये भी सुना है कि इक्वेटर के अपोजिट साइड में टॉयलेट विपरीत दिशाओं में फ्लश होता है। और आज हम यहाँ सच्चाई का खुलासा करने आए हैं, लेकिन मैं इतने पर ही नहीं रुकने वाला। आज हम सिंपल डेमोस्ट्रेशन का यूज़ करते हुए फिजिक्स और इंजीनियरिंग के 4 पहेलियों की जांच करेंगे। बिकॉज आवर गोल बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इज़ फॉर यू not just to know the right answer but more importantly for you to understand and why they are the right answer। तो बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, अगर आप कार्डबोर्ड पे ऐसे 2 पिन लगा दें और फिर उन्हें एक रस्सी के जरिए जोड़ दें तो इसे ट्रेस करने पर आपको मेरा पसंदीदा शेप मिलेगा, एक इलिप्स। और यहाँ मैं इन पिन होल्स की एक खास बात बताना चाहता हूँ। इन्हें कहते हैं फोकस पॉइंट्स और इन दोनों फोकस पॉइंट्स में से निकली कोई भी सीधी लाइन इलिप्स से टकराकर हमेशा दूसरे वाले फोकस पॉइंट पर ही जाकर रुकेगी। देखिए आप इसका प्रूफ है एक लेजर एक्सपेरिमेंट के जरिए। लेजर को आप चाहें जिस भी डायरेक्शन में घुमाएं वो दूसरे फोकस पॉइंट पर लगे वैक्स बॉल पर ही जाकर रुकेगी। और अब सुनिए इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात, अगर आप इलिप्स शेप का एक बड़ा रूम बनवाएं और उसके एक फोकस पॉइंट पर खड़े हो जाएं तो दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े किसी भी इंसान की बात आप आराम से सुन सकते हैं, चाहे वो 100 फीट दूर ही क्यों ना हो, क्योंकि सभी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आपके कान पर ही पड़ेंगे। इनफैक्ट ऐसा एक रूम वास्तव में मौजूद है जिसे बनाया था जॉन क्विंसी एडम्स ने यूएस के कैपिटल बिल्डिंग में। ऐसा कहा जाता है वो अपने दुश्मनों की चालों का पहले ही पता लगा लेते थे जो उस रूम के दूसरी तरफ उनके खिलाफ साजिश रचते थे। और अब चलते हैं हमारे अगले साइंस चैलेंज की ओर। क्या पानी कितनी विपरीत दिशाओं में ड्रेन होता है जब आप इक्वेटर के कुछ फीट ऊपर या नीचे जाते हैं तो? और क्या टॉयलेट भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लश होते हैं? टॉयलेट के मामले में आइए पहले मैं इस मिथ को झूठा साबित कर दूं। अगर आप ध्यान से देखें तो टॉयलेट का पानी किस डायरेक्शन में घूमेगा ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कमोड की बनावट कैसी है, क्योंकि कमोड के नोजल्स थोड़े टेढ़े बनाए जाते हैं। लेकिन इन सिंक्स में ऐसा नहीं है, इनमें केवल एक ड्रेन है, जैसे कि इस डैमो में जहाँ कोई नोजल्स नहीं है। आप माने या ना माने पर इसके पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि ये एक सच्चे सिद्धांत पर आधारित है जिसका नाम है कोरियोलिस इफेक्ट। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमने वाले तूफान दिखाई देते हैं जिन्हें हम हैरिकेन्स के नाम से जानते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमने वाले चक्रवात जिन्हें साइक्लोन्स कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा सिंक है जो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। इन दिस केस सिंक में इक्वेटर के यहाँ जो पानी की बूंद है वो अर्थ के घूमने के साथ साथ बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। वहीं सिंक के पानी के बीच जो बूंद होगी वो थोड़ा धीरे घूमेगी। और नॉर्दर्न पोल के यहाँ वाली बूंद स्थिर है क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। तो अब जब आप सिंक से उसका प्लग निकाल देंगे तो पानी बीच में बहना शुरू करता है। तो इक्वेटर के यहाँ की बूंद ज़्यादा तेज़ी से बीच की ओर जाती है उस बूंद के मुकाबले जो बीच में या नॉर्थ पोल पर है। तो अब वो बूंद बीच वाली बूंद से आगे है। क्योंकि नॉर्थ पोल वाला पानी स्थिर था वो बूंद पीछे रह जाती है। तो जब सारी बूंदों पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है सिंक के अंदर जमा पानी नेचुरली काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगता है। और जब हम यही लॉजिक साउदर्न हेमिस्फीयर में लगाते हैं तो हमें क्लॉकवाइज घुमाव देखने को मिलता है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सिंक अपोजिट डायरेक्शन में ड्रेन होते हैं? वेल ये सही नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट आप तभी देख सकते हैं जब आप इक्वेटर के बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे हों। तो टूरिस्ट को दिखाए जाने वाले इस डेमो की क्या सच्चाई है? आप अगर ध्यान से देखें तो वो आखिर में बाल्टी को ट्विस्ट करता है और फिर पानी उसी दिशा में घूमते रहता है। फिर सिंक को इक्वेटर की दूसरी साइड में रखने के बाद पानी भरते वक्त वो लास्ट में बाल्टी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता है, जिससे पानी दूसरी तरफ बहकर ड्रेन होता है। इनफैक्ट आप ये डेमो अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और सिंक में पानी को दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो अगर आप टूरिस्ट को डेमो दिखाने वाले से जाकर बोलोगे कि एक बाल्टी पानी में डाल के देखता हूँ तो क्या तब भी काम करेगा? वेल वो आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अब तीसरे नंबर पर वो सबसे क्रेजीएस्ट फैक्ट जो आप जानना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने रस्सी को पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द बांध रखा है, लेकिन मुझे अभी याद आया ऐसे ज़मीन से करीब 1 फीट ऊपर होना चाहिए था। तो अब सवाल ये है मुझे ऐसा करने के लिए और कितनी एक्स्ट्रा रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी? आपने ये सोचा होगा 2 गुना या 3 गुना, पर यह गलत है। आपको केवल 6.28 फीट एक्स्ट्रा रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अर्थ का सरकमफ्रेंस 131 मिलियन फीट है और आपको केवल 6.28 फीट एक्स्ट्रा रस्सी ही चाहिए होगी उसे ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठाकर पूरी पृथ्वी को बांधने के लिए। और कमाल की बात तो यह है यदि हम ऐसा एक बास्केटबॉल के साथ भी करें तो भी हमें उतनी ही रस्सी की ज़रूरत होगी। इसके पीछे का मैथ्स 8th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा जितना ही आसान है। यहाँ दोनों साइड का रेडियस कैंसिल हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से साइज़ का सर्कल ले रहे हैं, आपको हर बार 2 पाई ही मिलेगा, जो कि आसान भाषा में 6.28 है। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, अगर आप अर्थ को एक स्क्वायर समझे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
ऑब्जेक्ट किस साइज़ का हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमने शुरुआत इस रस्सी से की और इसे 1 फीट हवा में उठा देंगे तो हर कोने में मुझे 2 फीट एक्स्ट्रा रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, कुल मिलाकर 8 फीट। चाहे तो आप इसे अपने घर के टीवी पर भी ट्राई कर सकते हैं। 8 एक्स्ट्रा फीट रेक्टेंगल के लिए, जो एक सर्कल के लिए ज़रूरी 6.28 फीट के बहुत करीब है। और अब आते हैं नंबर 4 पर, ये जानने के लिए अगर ये सेल बोट्स हवा से चलते हैं तो हम कुछ इस तरह से एक फ़ैन लगाकर उसे चलाने की कोशिश क्यों नहीं करते। कुछ इस तरह से जैसे यह आदमी एक लीव ब्लोअर और छाते का इस्तेमाल करके मज़े से अपने स्केट बोर्ड पर घूम रहा है। चलिए आपको ये समझाते हैं। जब आप एक मिनी कार से एक फ़ैन को जोड़ देंगे तो फ़ैन हवा के कणों को पीछे की ओर धकेलेगा, जिसकी वजह से कार पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट होगा और वो कार आगे चलने लगेगी। जैसे एक एरोप्लेन प्रोपेलर हवा को पीछे की ओर धक्का देता है जिससे वो आगे जा सके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फ़ैन चालू करने पर ये कार लेफ़्ट साइड जाना चाहेगी और दूसरी राइट साइड। पर अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि इन पर लगने वाला फोर्स बराबर है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो भी एक ही फोर्स का यूज़ करके। एक फ़ैन बोट को आगे बढ़ा सकता है, आपको बस उसके सेल को हटाना होगा और फ़ैन का मुंह दूसरी तरफ घुमाना होगा। लेकिन अगर आप इस फ़ैन को पानी में ही डाल दें तो ये काफ़ी तेज़ी से चलने लगेगी, क्योंकि पानी को धक्का देना हवा से ज़्यादा आसान होगा। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बोट प्रोपेलर भी ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन अगर खुद से नैया पार नहीं जा सकती तो उस आदमी का क्या, जो अपने लीफ ब्लोअर और छाती की मदद से स्केट बोर्ड पर घूम रहा था? वेल, आप भी उसकी तरकीब को आजमा कर देख सकते हैं, वो ज़रूर काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि उसका लेना देना उस ब्लोअर और अम्ब्रेला से है ही नहीं, वो बैटरी से चलने वाली स्केट बोर्ड है और वो आदमी इसी ट्रिक का यूज़ करके आपका बनाना चाहता है। लेकिन हमने फिजिक्स पढ़ रखी है तो हमने उसकी ट्रिक को पकड़ लिया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे इस चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगी उनसे आपको मज़ेदार और अच्छा सीखने को मिले। साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे इस चैनल का साथ देने के लिए यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाएँ। और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताएँ, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।